चांदीपुर वायरस का प्रकोप धीरे धीरे लगातार फैलता जा रहा है। कई राज्यों में इसके केस मिल रहे हैं और कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना घातक है, खास करके बच्चों के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर एम वाजपेयी हैं, जो एम्स से रिटायर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं बच्चों के मामले में। सर, कितना ज़्यादा घातक है ये? बहुत फेटल डिजीज़ है, क्योंकि बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ये ब्रेन की पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली हाइजीन का ध्यान रखें। अगर शहर में चल रहे हैं, घरों में हैं, तो सफाई ध्यान रखें। कपड़े ऐसे पहनें जिसमें हाथ पैर एक्सपोज ना हो, पूरी बाहों के इस नीचे पैर ढके रहें। और मस्कीटो से अगेंस्ट रेपेलेंट्स यूज़ करें, सफाई रखें। और जैसे ही लक्षण होता है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका अप्रोच है, कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं होती है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से इमीडिएटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जल्दी अगर पहुंचे अस्पताल तो। किस तरीके के लक्षण आते हैं सर इसमें? इसमें बुखार होता है, जैसे फ्लू के साधारण लक्षण हैं। डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, दौरे भी पड़ते हैं। बहुत जल्दी बच्चा कोमा में चला जाता है। इसलिए कोई सिम्टम जो वायरल के अमूमन इस मौसम में होते हैं, उसको हल्के से न लिया जाए। और ख़ास तौर से ये अभी रिस्ट्रिक्टेड है गुजरात के एरिया में, जो कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, अभी फिगर दी हैं। और इमीडिएटली उन्होंने मेजर भी लिए कि 20,000 स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल से जैसे मैं बात कर रहा हूँ, दुगने से ज़्यादा नंबर हो चुका होगा स्क्रीनिंग घरों घरों जाके, कि कोई अगर किसी को फीवर हो रहा है तुरंत अस्पताल आए, बाकी फिर देखा जाएगा क्या कारण है फीवर का। एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत तेज़ी से पकड़ता है ब्रेन को ये। और ये वेक्टर जो हमारी सैंड फ्लाई है और टिक्स हैं, अमूमन कह लीजिए कि जो डेंगू वाले मस्कीटो हैं, उस तरह के ही मस्कीटो होते हैं। गुजरात के अलावा इसके केस राजस्थान में भी पाए गए हैं। हालांकि शुरुआत इसकी जो आज के बहुत साल पहले महाराष्ट्र से ही हुई थी, इसलिए चांदीपुर वायरस इसका नाम दिया गया। बहुत कम नाम लोगों ने सुना होगा इसका। क्या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही देखा जाता है, या इसका प्रकोप देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखा जा सकता है? तो ये सन 65 में पहली बार चांदीपुर, नागपुर में एक जगह है, वहाँ पे इसका रिपोर्ट हुई थी। तो इसी से चांदीपुर वायरस के नाम से मैं नाम। लेकिन कई बार उसके बाद आंध्र प्रदेश में 2007 में एपिसोड हुआ। समय समय पे होते रहे हैं। 1980 में भी एपिडेमिक हुई थी। इसी मौसम में ज़्यादा होती है। मुख्य कारण इसका पानी का इकट्ठा होना, मच्छरों का पनपना, सैंड फ्लाई, इस तरह की चीज़ के वेक्टर होते हैं। ये नाइजीरिया वगैरह से भी लोग आए, तो इसका जो स्प्रेड है ऐसे नहीं कि जैसे कि कोविड का होता था कि खांसी जुकाम से एक दूसरे को फैले। इसका मच्छर काटने से या सैंड फ्लाई काटने से ही होता है। अब मान लीजिए कि दो पेशेंट बगल बगल लेटे हैं, एक को है और उसके घाव है खुला हुआ, दूसरे को भी घाव है लेकिन उसको वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये फ्लूट से भी ट्रांसमिट होता है। इसलिए अस्पतालों में हम लोग खास तौर की वो कर रहे हैं प्रिकॉशन की हीलिंग वगैरह जो होती है ट्रीटमेंट रूम में, वो आइसोलेट होके हो ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। और ये एपिसोड आंध्र प्रदेश में भी हुआ। इस समय जो बच्चे रिपोर्टेड हैं, बच्चे तो गांधीनगर के एरिया से स्वास्थ्य मंत्री जी ने रिपोर्ट करे हैं, गुजरात के, किंतु कुछ बच्चे राजस्थान के भी उसमें हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। तो अमूमन ऐसा लगता है और शहर और प्रदेशों से अभी नहीं एपिडेमिक की रिपोर्ट आई है। इसके मतलब बच्चे वो वहाँ पे रह रहे थे या विजिट कर रहे थे और लोकल हाइजीन की वजह से उनको ऐसा हुआ। मोर्टेलिटी रेट भी क्या है? मतलब अगर किसी बच्चे में हो जाता है, 100 बच्चे अगर 100 बच्चों में है, तो किस तरीके की मोर्टेलिटी रेट है? 56 से 70% तक है। मतलब अगर 100 बच्चों में होगा तो 56 से हो गया ये, तो 56 से 70 बच्चे अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं टाइम से मिला उनको, तो ये हो सकता है। डेथ हो सकती है। बहुत 24 से 48 घंटे में फैलता है। इसलिए इसको मेन कारण इस चीज़ को सूचना देने का ये भी है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। सिम्टम होते ही डॉक्टरों को रिपोर्ट करें और प्रायः बड़े अस्पतालों में जाएं और जहाँ पे कि भर्ती करके ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्लूइड्स दिए जाते हैं, वो वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है तो फ्लूइड की कमी होती है। तो सपोर्टिव मेजर्स ही इसका मेन ट्रीटमेंट है। कोई एंटीवायरल थेरेपी अभी नहीं है इसकी, न ही कोई वैक्सीन है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट सीख किया जाए किसी भी फीवर को और किसी भी सिम्टम को। बच्चों में खासतौर से 14 साल के बच्चों नीचे के बच्चों में ज़्यादा है। आप समझ लीजिए 6 साल के नीचे के 3.5 लाख बच्चे हैं यहाँ पे गांधीनगर एरिया में। तो उसी तरह चूँकि 14 साल के नीचे के बच्चों में ये ज़्यादा पकड़ता है बीमारी को, तो इसलिए वहाँ विशेष तौर पे हमें ये सूचना जो स्क्रीनिंग के माध्यम से दी जा रही है, शायद वो यही होगी कि बच्चों को थोड़े से भी सिम्टम हो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएं ताकि आगे उसका उपचार किया जा सके। सर, एक सवाल ये कि इसमें जैसे बच्चे को सिम्टम आता है और डॉक्टर के पास आते हैं, कोई ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि हाँ डेंगू के, मलेरिया के हैं, या फिर चिकनगुनिया के, या फिर ये चांदीपुर वायरस है?
देखिए, अमूमन तो किसी भी बीमारी में डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि कारण क्या है। यहाँ पे जो वायरस का टेस्ट होता है वो पूना की वायरल लेबोरेटरी में भेजा जाता है, उसमें करीब कुछ समय लगता है। अब चूंकि इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है और सिम्टोमेटिक ही है, तो कोई भी बीमारी हो, वो सिम्टम इतने सिवियर हैं, चाहे उसका इटियोलॉजी कुछ भी हो, पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके पहले हम स्टेबलाइज करते हैं पेशेंट को, फिर उसकी जड़ों में जाते हैं। जड़ों में जाने के बाद पता भी चल गया कि ये वायरस वो वाला है, तो चूंकि उसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही है, इसलिए सबसे बड़ी यही एक अप्रोच होनी चाहिए कि पेशेंट को हमें ठीक करना है, हाइड्रेशन ठीक करना है, उसकी वोमिटिंग हुई है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ठीक करने हैं, और अगर ज़रूरत पड़े वेंटिलेटर सपोर्ट की, चूँकि ब्रेन का फीवर है, वो दिया जाए। डायग्नोसिस जब तक होगी तब तक एक ये रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा कि किस रूप में फैल रहा है एरिया में और कारण क्या था। लेकिन बच्चे का बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम बहुत नैरो विंडो का है। एक सवाल और, क्या ब्रेन को इफेक्ट करता है? हाँ, बिल्कुल सीधे, ये बहुत तेज़ी से एनकेफेलाइटिस के रूप में प्रेजेंट करता है ये। और जो शुरू के सिम्टम्स जो होते हैं वो तो वोमिटिंग और जनरल प्राय बुखार वगैरह होता है, लेकिन ब्रेन में सीधे एनकेफेलाइटिस करता है, और जो कोमा होता है वो ब्रेन की वजह से ही है।